So we'll start off with a very quick recap of what we have seen in the last session. तो लास्ट लेक्चर में हमने जो पहला टॉपिक देखा था दैट वाज इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। हमारे पास एक सोलेनोइड है, उसका हमको इंडक्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है। एंड रिमेंबर, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो नहीं हो, करंट हो नहीं हो, उसका इंडक्टेंस का वैल्यू रहता है। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, एक बार आपने कंडक्टर लिया तो उसका रेजिस्टेंस होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि करंट पास होगा तो रेजिस्टेंस आएगा। इफ देर इज सम कंडक्टर देर इज रेजिस्टेंस, इफ देर इज सम कॉइल देर इज इंडक्टेंस। ये याद रखना। तो हमको एक कॉइल का मतलब सोलेनोइड का इंडक्टेंस फाइंड करना है, इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। तो इफ यू रिमेंबर व्हाट वी हैव डन फॉर दिस इज, हमने एक सोलेनोइड लिया। वी हैव टेकन अ सोलेनोइड विथ लेंथ स्मॉल एल। So there is a solenoid which has length small l. Total length of the solenoid is l. And then there's winding, और इस वाइंडिंग में से हमने करंट पास कर दिया I. So I is the current through this. So as you already know, flux is directly proportional to current. अगर हम ऐसा मानते हैं कि जो करंट है ये सेंट्रल रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा B, तो ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हर एक टर्न के साथ लिंक्ड होगा। तो फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न को हमने नाम दिया था फाई बी। और अगर ये सोलेनोइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एन फाई बी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ द सोलेनोइड इज एन फाई बी। ओके, ज्यादा क्लियर। और आपको ये तो पता होगा ही कि फ्लक्स इज इक्वल टू एन आई। जब तुम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो तुम लिखते हो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको तुम बोलते हो सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एल। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू हमको मिल गया एन फाइव बी इक्वल टू एल आई। इक्वेशन थ्री, फिर अगर आपको याद होगा तो फ्लक्स इज नथिंग बट बी बार डॉट ए बार, मतलब बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। और हर एक कॉइल का एरिया उसका डायरेक्शन है नॉर्मल टू द कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही है। तो एंगल कितना था यहाँ पे, जीरो। तो देयरफॉर एन फाइव बी, ऑफकोर्स फाइव बी ये आपको मिल जाएगा बी इंटू ए, क्योंकि कॉस ऑफ जीरो इज वन। तो एन फाइव बी इक्वल टू एल आई था। तो एन फाइव बी, व्हाट इज फाइव बी, फाइव इज बी ए इक्वल टू एल आई। लेकिन अगर आपको याद होगा सोलेनोइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू जीरो एन आई, ओके, इक्वल टू एल आई। आई आई कैंसल। बट इफ यू रिमेंबर, स्मॉल एन इज कैपिटल एन अपॉन एन। कैपिटल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स एंड स्मॉल इज लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो नंबर ऑफ टर्न्स इज एन एन। ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। कैपिटल एन को लिखेंगे हम लोग एन एल, एन एल म्यू जीरो एन इंटू ए इक्वल टू एल। ये स्मॉल एल को शिफ्ट कर दिया, तो एल बाई एल इज म्यू जीरो एन स्क्वायर ए। तो एल बाई एल इज म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, या फिर म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई बाय फोर। ये था इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ओके, इसके बाद का क्या टॉपिक था, इंडक्टेंस इज इन सीरीज और पैरेलल। तो अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ इंडक्टर्स हैं, तो इन इंडक्टर्स को इन इंडक्टर्स को हम लोग या तो सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर पैरेलल में। तो जब आप इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो इंडक्टेंस का वैल्यू क्या आएगा, और जब आप इंडक्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो टोटल इंडक्टेंस इन पैरेलल क्या आएगा वो देखना है। वेरी सिंपल। जब आप इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो, मतलब कॉइल्स को तुम सीरीज में कनेक्ट करते हो, इसका मतलब ये होता है पहले कॉइल का इंडक्टेंस वैल्यू L1 है, दूसरे का L2 है, तीसरे का L3 है। ऐसा हमारे पास n नंबर ऑफ इंडक्टर्स मतलब कॉइल्स है। तो यहाँ पे सीरीज में अगर कनेक्ट किया तो क्या होता है, L1 प्लस प्लस L3 जितने होंगे उतने।
और अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, तो इफ वी कनेक्ट inductances या inductors in parallel L1 L2 and so on, so 1 upon LP equal to 1 by L1 plus 1 by L2 and so on. तो ये आ गया आपके पास इंडक्टेंसेस इन सीरीज एंड इंडक्टेंसेस इन पैरेलल का फॉर्मूला। इसके बाद क्या था? एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एनर्जी ऑफ द सर्किट। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया कहां से, पहले वो समझ लो अच्छे से। तो एनर्जी stored in a magnetic field, energy stored in a magnetic field, तो द आइडिया ये इज कि हमारे पास एक इंडक्टर है, तुम सोलेनोइड भी ले सकते हो, एक ही बात है। हमारे पास एक सप्लाई है, ईएमएफ, हमारे पास एक की है। तो जैसे ही मैंने की को क्लोज किया, द करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग स्लोली, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर ये जो सोर्स है इसका अगर मैक्सिमम करंट कैपेसिटी मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट 10 एम्पियर है, तो जैसे ही तुम की इंसर्ट करोगे ऐसा कभी नहीं होता है कि करंट डायरेक्टली 0 से 10 हो गया। करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। तो 0 से 0.1, 0.2, 0.3, ये भी मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा। 0.001, 0.002, 0.003, ऐसा करते 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 बढ़ता है। करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल बढ़ता है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल बढ़ना मतलब चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होना मतलब ईएमएफ इंड्यूस होना, ईएमएफ इंड्यूस होना मतलब करंट इंड्यूस होना, और जो करंट इंड्यूस हुआ वो ओरिजिनल करंट को अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स बनने वाला था उसको क्या करता है, वो अपोज करता है। करेक्ट। मतलब ये जो फ्लक्स यहाँ पे डेवलप हुआ, जनरेट हुआ, उसको भी वर्क डन करना पड़ा। तो वर्क डन इन स्मॉल टाइम dt dw इज इक्वल टू ए आई डी टी। फिर अगर आपको याद होगा, E होता है L di/dt, इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स, वेयर L इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, dt dt हो गया कैंसल, तो वर्क डन dw इक्वल टू Li/di। तो work done, small amount of work done in changing the current by small amount di is Li di, correct? So total work done is obtained by integration, current जीरो से उसका पीक वैल्यू तक, I जीरो तक, right? तो in this case W equal to integration 0 to I0, dW is Li di, L constant है, constant will go outside integral, तो 0 to I0 IDI, तो वर्क डन इक्वल टू L I स्क्वायर बाय 2, 0 टू I0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद L I0 स्क्वायर बाय 2। दिस इज द वर्क डन in establishing the flux linked with the peak current I0। तो पीक करंट के साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स है उसको डेवलप करने में जो वर्क हुआ वो है ये, और यही वर्क स्टोर हो जाता है इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फ्लक्स बना, ये जो वर्क बैटरी ने किया, क्वेश्चन है वर्क किया किसने है, बैटरी ने किया, इसलिए तो फिर बैटरी को चेंज करना पड़ता है ना हमको। चलेगा चलेगा 6-8 महीने चलेगा, उसके बाद नया डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसका एनर्जी यूज हो रहा है यहाँ पे, राइट? तो ये वर्क जो हुआ वो कहाँ स्टोर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में, उसको बोलते हो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। और एनर्जी ऑफ द सर्किट और एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड दोनों का फॉर्मूला सेम है, क्योंकि दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, राइट? बोथ आर सेम, सिर्फ आखिर में इक्वल टू यू भी लिखना है बस। तो दो टॉपिक है ही नहीं, दैट इज अ सिंगल टॉपिक। फिर हमको देखना था एनर्जी डेंसिटी, था क्या इसके बाद एनर्जी डेंसिटी, था ना? एनर्जी डेंसिटी, इसका एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ चेंज इतना है, यहाँ पे तुमने कॉइल लिया, एनर्जी डेंसिटी के इक्वेशन से तुम सोलेनॉइड लोगे, बस, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। देयर इज नो चेंज, एब्सोल्युटली नो चेंज। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ कॉइल यू विल से वी हैव अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड भी कॉइल ही होता है बेसिकली, सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोर है, डन है।
ओके, तो हमारे पास एक सोलेनॉइड पे वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग्स से हमने करंट पास कर दिया आई, पीक वैल्यू ऑफ द करंट इज आई। ओके, हमको देखना है व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, कॉइल का एनर्जी या तो इसमें जो करंट है उसका जो फील्ड होगा, आपको पता है यहाँ पे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो आपको तो ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, कितना, Li² by 2. So you already know that the energy stored in magnetic field is Li² by 2. So energy density मतलब small uv is energy per unit volume, तो यह आ जाएगा Li² by 2। वॉल्यूम is area into length is L, area is A, तो A into L, तो L into A। तो ये आ जाएगा आपके पास एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू 1/2 L/L I² by A। लेकिन L/L तुमने अभी जस्ट नाउ क्या था, म्यू 0 n² A, म्यू 0 n² A, और ये I² by A कैंसल, तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू 1/2 n² I²। सिर्फ मैंने यहाँ पे म्यू 0 से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड, म्यू 0 n होता है बी, तो ये हो गया B² by 2 म्यू 0, राइट, दैट वाज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। इसके बाद क्या देखा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो व्हेन two coils are kept close to each other, very close to each other, and if the current in the one coil is changing, then the EMF is induced in the neighboring coil. This phenomena is called as mutual induction. तो म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स होते हैं which are kept close to each other. If the current in one coil changes, then the EMF is induced in the other coil, neighboring coil. This phenomena is called as mutual induction. तो हमारे पास दो कॉइल्स है, एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, जिसके साथ तुम सोर्स कनेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल या कॉइल नंबर 1। और जो दूसरा कॉइल है इसको आप बोलते हो सेकेंडरी, जिसके साथ आप एक सिर्फ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हो, दिस कॉल्ड एज सेकेंडरी और कॉइल नंबर 2। करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे करंट किसमें चेंज होगा, प्राइमरी में, क्योंकि हम जैसे ही की इंसर्ट करेंगे करंट थ्रू द प्राइमरी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, तो करंट इज चेंजिंग इन द प्राइमरी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी इज चेंजिंग बट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी इज लिंक्ड विद सेकेंडरी, तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, उसमें भी होगा। प्राइमरी में सिर्फ बोलोगे सेल्फ इंडक्टेंस मतलब सेल्फ इंडक्शन, और सेकेंडरी में बोलोगे म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो होगा, उसमें भी होगा, ये याद रखना। अगर आपको याद होगा, फ्लक्स फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी। तो फ्लक्स linked with secondary is equal to some constant m, which is called as mutual inductance or coefficient of mutual induction. We know that the EMF induced in the secondary is equal to minus rate of change of flux linked with secondary. So ES equal to minus d phi s by dt. तो ES इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ phi s क्या है, MIP है, तो ES इक्वल टू माइनस एम डी आई पी बाय डी टी, मतलब M इक्वल टू माइनस ES अपॉन डी आई पी बाय डी टी। अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं, मॉड ले लूं, तो मॉड ऑफ ES अपॉन मॉड ऑफ डी आई पी बाय डी टी। Hence, mutual inductance is defined as a ratio of EMF induced in one coil due to that of rate of change of current in the other coil, मतलब neighboring coil. Mutual inductance is the ratio of EMF induced in one coil to that of rate of change of current in the other coil. Okay, very good. तो ये था mutual inductance. It is measured in volt second per ampere, और मतलब that is Henry. Good. इसके बाद क्या था? Coefficient of coupling. So coefficient of coupling is the measure of
पोर्शन ऑफ फ्लक्स ऑफ फर्स्ट कॉइल विच इज लिंक्ड विद सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे ना फ्लक्स जनरेट कर रहा है फर्स्ट कॉइल, तो फ्लक्स है फर्स्ट कॉइल का। अब पहले कॉइल का कितना फ्लक्स, कितना पोर्शन ऑफ फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है, ये बताने के लिए हमको पैरामीटर चाहिए जिसको तुम बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जिसको तुम डिनोट करते हो के से, और मैंने कल ही बताया था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है के, इसका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वाला के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है। तो डू नॉट कंफ्यूज दिस के विद ऑल दोज केस, करेक्ट। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज द मेजर ऑफ portion of flux of coil 1 that is linked with या फिर that reaches coil 2। तो पहले का कितना फ्लक्स सेकेंड के पास पहुंच रहा है ये बताने के लिए एक पैरामीटर चाहिए था। फिर हमने ये पैरामीटर डिफाइन करने से पहले व्हाट वी हैव सेड इज वी नो दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस is proportional to E21, where E21 is the EMF induced in second coil due to flux of first। फिर हमने बोला बट वी नो दैट दिस E21 is proportional to N2 phi 1। ऐसा होगा भी ना, E21 मतलब EMF induced in second due to flux of first। तो ये दो चीज पर डिपेंड करेगा, एक तो खुद सेकेंड कॉइल में कितने टर्न्स है। तुम लॉजिकली सोचो, अगर मेरे पास एक कॉइल है और एक दूसरा कॉइल है, राइट, करेक्ट, तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस किसमें होगा, जिसमें ज्यादा टर्न्स होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि जितने ज्यादा टर्न्स उतना ही ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड होता है। अगर मेरे पास सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सेम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो दिख रहा है हमको ज्यादा फील्ड मतलब ज्यादा फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है, जहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। तो एक किसी भी एक कॉइल में ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है वो उसके खुद के टर्न्स पे डिपेंड करता ही है। तो E21 इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंड, तो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंड। लेकिन जो ये सेकेंड कॉइल था, ये खुद का फ्लक्स जनरेट कर रहा है क्या? नहीं, ये किसका फ्लक्स यूज कर रहा है, फर्स्ट का। तो इस पे भी डिपेंड करेगा कि पहले का फ्लक्स कितना है, तो इट डिपेंड्स ऑन फ्लक्स ऑफ फर्स्ट, करेक्ट। और फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स अगेन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स इन द रेसर क्यू। फिर सेम लॉजिक, अगर मेरे पास दो कॉइल है, मैं दोनों में से सेम करंट पास कर देता हूँ, ज्यादा करंट किसमें होगा, सेकेंड में, क्योंकि जितने ज्यादा टर्न्स उतनी ही बार ये करंट सर्कुलेट होगा, राइट। तो जितना ज्यादा करंट सर्कुलेट होगा मतलब उतना ज्यादा करंट है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा क्या है, फ्लक्स है। So you should know flux is itself proportional to number of turns in the first coil. Therefore, E21 is proportional to N2 N1. लेकिन mutual inductance was proportional to E21 and E21 is proportional to N2 N1. Okay. But what we know is L by L, inductance per unit length is mu 0 A। ओके, तो L बाई एल इज इक्वल टू म्यू जीरो, ये होता है NL, याद रखिए ये NL होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ बोल रहे हो, हाँ, अपॉन एल होता है, अपॉन, अपॉन होता है ना, हाँ, इंटू ए। ओके, तो L बाई एल इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर एल अपॉन एल स्क्वायर इंटू ए। ओके, तो ये और ये हो गया कैंसल आउट। तो L इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, L इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, मतलब N इज प्रोपोर्शनल टू रूट वन, मतलब N1 इज प्रोपोर्शनल टू एंड N2 इज प्रोपोर्शनल टू, और ये जो M था इट वाज प्रोपोर्शनल टू N2 इंटू N1। तो M इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L2 इंटू रूट ऑफ L1, मतलब M इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L1 इंटू, और ये जब तुम हटाओगे तो एक कांस्टेंट लिखोगे और वही कांस्टेंट होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। और अगर के की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब पहले कॉइल का पूरा ही फ्लक्स सेकेंडरी सेकेंड कॉइल के साथ एसोसिएटेड है, लिंक्ड है, या फिर पहले कॉइल का सारा ही
फ्लक्स सेकेंड कॉइल तक रीच हो रहा है, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली कपल्ड। इफ k इक्वल टू 1 देन द टू कॉइल्स आर सेड टू बी perfectly coupled. If k value is greater than 0.5 but less than 1, तो बोलते हो tightly coupled. If k value is less than 0.5, उसको बोलते हो loosely coupled. तो यहाँ तक हमने कल देखा था. Now it is time for us to go to the last, practically last topic, that is transformers. AC जनरेटर मुझे पता है, बाकी है AC जनरेटर का जो रोल है ना, वो AC सर्किट चैप्टर में आता है. इसके लिए वो AC जनरेटर मैं लेता भी या तो इस चैप्टर के आखिरी में हो या तो AC सर्किट के पहले ही पार्ट में, फर्स्ट लेक्चर ऑफ AC सर्किट. तो डोंट वरी, वो भी होगा कंप्लीट. इसके अलावा कोई और टॉपिक बचा नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. है क्या कुछ और बचा है? यस, नो, आगे नहीं. नो, ओके. द ट्रांसफॉर्मर. तो व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्मर? ये जो ट्रांसफॉर्मर है, इट इज अ डिवाइस which is used to increase the value of low voltage to high voltage और vice versa. अब बेसिकली लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज कन्वर्ट क्यों करना पड़ेगा, उसका भी एक रीजन है. यू नो, मोस्ट ऑफ द डिवाइस, पहली बात तो मोस्ट ऑफ द डिवाइस दैट यू यूज इन योर प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ, जैसे कि मोबाइल के चार्जर्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप के चार्जर्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल मिक्सर ग्राइंडर है, फॉर एग्जाम्पल टीवी है, फॉर एग्जाम्पल एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट यू यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डज नॉट वर्क ऑन एसी. हमारे पास सप्लाई आता है एसी, दे वर्क ऑन डीसी. तो एसी टू डीसी में कन्वर्ट कैसे करना और उसको क्या बोलते हैं, वो चैप्टर नंबर 16 में आएगा, सेमीकंडक्टर्स में. यू नो व्हाट इट इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर. वेरी गुड. तो वो तब आएगा. दूसरा नंबर, सेकेंड प्रॉब्लम इज, ये जो सप्लाई वोल्टेज है कितना होता है इंडिया में? 230 वोल्ट अल्टरनेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज. तो हमारे जो डिवाइस वर्क करते हैं, मोस्ट ऑफ द डिवाइस वर्क एट लेस वोल्टेजेस देन 230 वोल्ट. चार्जर वार्जर तो 60-70 वोल्ट पे ही काम करते हैं, राइट. और जो हेवी इंस्ट्रूमेंट्स है, दे वर्क एट हायर वोल्टेजेस. तो हम जो मोर देन 90% ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट यू यूज इन योर डे टू डे लाइफ, दे वर्क एट लोअर वोल्टेजेस. और कुछ कुछ हेवी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट मे वर्क ऑन मोर देन 230 वोल्ट. तो अगर मेरे पास मोबाइल का चार्जर है जो 60 वोल्ट पे काम करता है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे 230 वोल्ट सप्लाई दूंगा तो गया, चार्जर तो गया गया, साथ में मोबाइल गया गया और हमेशा के लिए गया, तो वो वापस नहीं आएगा. ज्यादा वोल्टेज दे दिया तो गए, सर्किट ही गया काम से. तो फिर हमको ये जो वोल्टेज है 230, इसको कम करना पड़ेगा. इसको बोलते हैं स्टेप डाउन. सप्लाई वोल्टेज ज्यादा है, मतलब इनपुट वोल्टेज ज्यादा है और आउटपुट पे कम चाहिए. वो इनपुट आउटपुट बताता हूं मैं. और अदर वे अराउंड इज ऑल्सो ट्रू. इफ देयर इज सम इंस्ट्रूमेंट विच वर्क्स ऑन 400 वोल्ट, यू कैन नॉट यूज 230 वोल्ट, तो उस केस में हमको वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है. तो सबसे पहले पता होना चाहिए, ये काम करता है ट्रांसफॉर्मर. वोल्टेज को कम करना तो स्टेप डाउन, और वोल्टेज को बढ़ाना तो उसको बोलते हो स्टेप अप. ओके. तो ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस, which is used to increase or decrease, of course, to increase or decrease the value of AC voltage. तो जो AC वोल्टेज है, उसकी वैल्यू को लो टू हाई करना या हाई टू लो करना, तो इसके लिए यूज होता है ट्रांसफॉर्मर. एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. एक्चुअली दोनों पर ही काम करता है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन. प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. अब होता क्या है, whenever magnetic flux when magnetic flux linked with a coil changes, तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंज होगा, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेम कॉइल एंड द नेबरिंग कॉइल. एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड in the same coil
and the neighboring coil and the neighboring coil। तो अब बोलोगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेम कॉइल चेंज हुआ, तो सेल्फ इंडक्शन समझ में आया, म्यूचुअल कहां से हो गया? क्या लिखा हमने? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इंड्यूस द सेम कॉइल, यहां तक तो समझ में आ गया। वो लेकिन नेबरिंग कॉइल में कहां से हो गया? क्योंकि देखो ऐसा है, अगर मेरे पास एक कॉइल है उसमें करंट है, और अगर करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसमें तो सेल्फ इंडक्शन होगा ही। लेकिन सेल्फ इंडक्शन से क्या हुआ, एक करंट इंड्यूस हो गया उसी कॉइल में, और करंट इंड्यूस हुआ तो इंड्यूस करंट ये ओरिजिनल करंट को क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये इंड्यूस करंट ने अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये इंड्यूस करंट ने ओरिजिनल करंट को क्या किया, कम कर दिया। कम कर दिया तो फ्लक्स कम हो गया। तो इसका फ्लक्स किसके साथ लिंक था, सेकेंडरी के साथ, तो सेकेंडरी में भी क्या हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया। मतलब अगर एक कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक चेंज हो रहा है तो उसमें तो सेल्फ इंडक्शन होने ही वाला है, लेकिन बाजू वाली कॉइल में भी क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ तक क्लियर? तो बहुत सिंपल टॉपिक है ये। तो अभी तुमने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया। मैंने आपको हमेशा बोला है, फिजिक्स के लिए कभी भी रट्टा मारना ही नहीं, समझ लो और एक पैटर्न खुद के लिए बना लेना। मैं तो ऐसे ही करता था एकदम, मतलब ठीक है ये कॉन्सेप्ट है, अब इसको लिखना कैसे, इंट्रोडक्शन, डायग्राम, फिर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन समझा दो, फिर उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझा दो। वही है, वही फ्लो हर जगह पे रखना है। तुमने इंट्रो दे दिया, ये क्या है, ये एक डिवाइस है, क्या करता है, वैल्यू बढ़ाता है वोल्टेज की या कम करता है, ठीक है। ओके। ओके, उसके बाद किस पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, इसके बाद बेटर ऑफ यू ड्रॉ डायग्राम, क्योंकि तुमने जैसे एक बार डायग्राम ड्रॉ कर ली ना, तुमको कंस्ट्रक्शन बताते अपने आप आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें दो वाइंडिंग्स होते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, टू वाइंडिंग्स मतलब टू कॉइल्स। उसमें से एक को तुम बोलते हो प्राइमरी, एक को तुम बोलते हो सेकेंड। ओके। और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स है, they are wounded on a soft iron core। ये सॉफ्ट आयन, इसको सॉफ्ट आयन कोर बोलते हैं। ये सॉफ्ट आयन कोर का रोल क्या बताता हूं मैं। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स दे आर वाउंड ऑन दिस सॉफ्ट आयन कोर। ठीक। और प्राइमरी कॉइल को तुम सप्लाई लगाते हो अल्टरनेटिंग, इसलिए इसको बोलते हैं इनपुट कॉइल। क्या बोलते हैं इसको, इनपुट कॉइल। ओके, ये प्राइमरी कॉइल है विच इज कॉल्ड एज इनपुट कॉइल, और ये सेकेंडरी कॉइल है। ओके। और सेकेंडरी कॉइल से तुम लेते हो आउटपुट। मैं बताता हूँ डिटेल में एग्जैक्ट कैसे यूज होता है, बताता हूँ। यहाँ से तुम निकालते हो आउटपुट, इसके लिए तुम इसको बोलते हो आउटपुट कॉइल। क्या बोलते हो इसको, आउटपुट कॉइल। ये क्या है, सेकेंडरी। गुड। नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी विल बी डिनोटेड बाय एनपी, कैपिटल एन सफिक्स पी, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल एन सफिक्स एस। करेक्ट। अब तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बता दो। इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल्स two coils wound on wound on soft iron core। अब ये सॉफ्ट आयन कोर का काम क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था, क्या था, करंट शुड चेंज इन द वन कॉइल एंड द फ्लक्स शुड बी इंड्यूस इन द अदर कॉइल। ऐसा कब होगा, जब पहले का फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक्ड होगा। तो हमको पहले के फ्लक्स को सेकेंडरी तक पहुंचाना है, तो सॉफ्ट आयन कोर ये काम करता है। So soft iron core basically is used to link the flux of first with secondary coil। तो बेसिकली ये रास्ते का काम करता है ऐसा, ये पहले प्राइमरी कॉइल ने जो भी फ्लक्स जनरेट किया इसको सेकेंडरी के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। ओके। तो सॉफ्ट आयन कोर इज यूज सो दैट द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी रीचेस सेकेंडरी कॉइल। हाँ, इसमें छोटा मोटा लीकेज होता रहता है जिसको तुम लीकेज फ्लक्स बोलते हो। ऐसा थोड़ा 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 बाहर निकल जाता है लीकेज फ्लक्स, वो ओल्ड सिलेबस में था, नए में हटा दिया, तो वी डोंट टॉक अबाउट इट एनी मोर।
होता है, लीकेज होता है, तो लीकेज फ्लक्स बोलते हैं हम लोग। तो पूरा का पूरा 100% मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 नहीं है इन शॉर्ट, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लक्स वहां जा नहीं रहा, थोड़ा बहुत लीकेज होता है वो। राइट, तो इसका मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू 0.5 से 1 के बीच में आती, 1 नहीं आती, तो हम टाइटली कपल्ड बोलते हैं इन दोनों को। यहाँ तक क्लियर? ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स wound on soft iron core. Good. Primary coil, primary coil is connected to source of AC voltage, and 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 is known as input coil, is known as input coil, and secondary is known as output coil. और ये जो तुम अभी सीख रहे हो, ये सेमीकंडक्टर्स में रेक्टिफायर सर्किट में सबसे पहला टॉपिक है, वही लगने वाला है। इनपुट और आउटपुट क्या? इनपुट कॉइल कौन सा? प्राइमरी। और नहीं नहीं, इनपुट कॉइल कौन सा? प्राइमरी, जिसको तुमने इसी तरह लगा के रखा है वो। आउटपुट इज सेकेंडरी। नाउ आई विल आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैंने अभी बोला योर मोबाइल फोन चार्जर्स वर्क ऑन 60 वोल्ट आई गेस, 60 70 80 जो भी होगा वो, लेकिन 230 तो नहीं लगता उसको, बराबर? तो मैंने तो देखा नहीं तुमने कभी ऐसा ट्रांसफार्मर लगाया हो स्टेप डाउन करने के लिए। चार्जर के अंदर ही होता है वो। हर एक इंस्ट्रूमेंट में या तो वो इनबिल्ट होता है, या तो जो चार्जर तुम लगाते हो उसी में होता है वो। करेक्ट? ओके। तो जब तुम चार्जर के वो दो पिन, चार्जर का एडेप्टर होता है, एडेप्टर के जो दो पिन लगाते हो ना, दैट आर कनेक्टेड टू प्राइमरी। तो तुम डायरेक्टली ये जो सप्लाई है, सप्लाई तो बोर्ड में आ रहा है, वो कहाँ दे रहे हो? प्राइमरी में। तो प्राइमरी क्या है? इनपुट है। और फिर ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है, जहां से तुम वो यूएसबी लगाते हो वायर का एंड, वो कनेक्ट होता है किसको? सेकेंडरी को। तो वो स्टेप डाउन करके ही आता है। तो वो जो एडेप्टर तुम यूज करते हो, पुराना कोई एडेप्टर पड़ा होगा मोबाइल का, विच यू आर नॉट यूजिंग एनी मोर, उसको खोल के देखो, तुमको मिल जाएगा अंदर छोटा सा ट्रांसफार्मर आएगा। तो वो हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर इनबिल्ट होता है, तो तुमको एक्सटर्नल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और कर भी नहीं सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? लॉजिकली सोचो, इतने दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं। स्मार्ट वॉच का चार्जर अलग, मिक्सर ग्राइंडर वो अलग चीज, टीवी अलग चीज। तो मुझे तो पूरे घर में स्टॉक करके रखना पड़ेगा, 10 15 20 25 30 40 और देखना पड़ेगा। अरे मेरा मोबाइल वन 60 वोल्ट पे काम करता है, उठाओ 60 वोल्ट का लगा। तो दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर इनबिल्ट इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। क्लियर यहां तक? गुड, गुड। तो प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड एज इनपुट। तो 230 वोल्ट किसको लगा रहे हो? प्राइमरी के। ओके, ये याद रखना। अब the basic principle of induction is that the flux linked with the primary should change, मतलब the current in the primary should change। क्योंकि प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो प्राइमरी का फ्लक्स चेंज होगा, और प्राइमरी का फ्लक्स खुद के साथ भी लिंक्ड है और सेकेंडरी के साथ भी लिंक्ड है। तो द अल्टीमेट एम इज दैट कि प्राइमरी का फ्लक्स चेंज होना चाहिए। और प्राइमरी का फ्लक्स चेंज कब होगा? जब करंट चेंज होगा। हम कहाँ करंट चेंज कर रहे हैं? एसी होता ही अल्टरनेटिंग करंट है। वो भी अगले अगले चैप्टर में देखने ही वाले हो तुम। एसी एसी इज अल्टरनेटिंग करंट, मतलब वो साइनोसॉइडल वेव होता है। तो वो ऐसा दिखता है वो। जीरो से आएगा पॉजिटिव मैक्सिमम पे, फिर आएगा जीरो पे, फिर नेगेटिव मैक्सिमम पे, फिर आएगा जीरो पे, फिर आएगा पॉजिटिव मैक्सिमम पे, फिर होगा जीरो पे। तो ये तुमने एसी सप्लाई, एसी इज इटसेल्फ अल्टरनेटिंग। गुड। तो यहाँ पे एसी करंट होने की वजह से करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और करंट चेंज होने की वजह से ईएमएफ मतलब फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। यहाँ तक क्लियर? तो हम लोग करंट नहीं चेंज करते, वो अल्टरनेटिंग सोर्स है, ये भूलना मत। तो एक काम करेंगे, लेट फाई बी द फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न। जो कॉइल है, कॉइल के हर एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स है? फाई। एनपी is the number of turns in primary, number of turns
in primary coil, ns with the number of turns in secondary coil, number of turns of secondary. ओके, तो व्हाट इज टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी? एक टर्न के साथ फाइव, तो एन टर्न के साथ एन फाइव, लेकिन प्राइमरी में टर्न्स कितने हैं? हाँ, तो एन पी फाइव. व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी देन? एन एस फाइव. क्लियर? राइट. so what will be emf induced in the primary? क्या होगा emf induced in the primary? क्या होगा? what is emf induced? d phi by dt with a negative sign. कौन सा phi? प्राइमरी का phi. तो ep इक्वल टू d माइनस डी डी टी ऑफ एन पी phi. तो ep इक्वल टू माइनस एनपी, क्योंकि एनपी इज कांस्टेंट, डी फाई बाई डी टी. सिमिलरली emf induced in the secondary, emf, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं. emf induced in the secondary क्या होगा? यस, सेम ही है ना. es इक्वल टू माइनस डी फाई एस बाय डी टी. तो es इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ एन एस फाई. तो es इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई बाय डी टी. इक्वेशन नंबर 2. सबसे सिंपल डेरिवेशन है ये पूरे चैप्टर का, कुछ है ही नहीं. ऑफ कोर्स म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस पता होना चाहिए उसके लिए. अब क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो. डिवाइड दिस टू. तो ep अपॉन ई एस इक्वल टू माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी. माइनस माइनस और डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव डी टी कैंसल. तो ep बाई ई एस इक्वल टू एनपी बाई एन एस. इक्वेशन 3. इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन. क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन. इक्वेशन 3 इज नोन एज is known as is known as ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन. और ये जो रेशो है एनपी बाय एनएस इज नोन एज टर्न्स रेशो. तो एंड एनपी बाय एनएस इज नोन एज टर्न्स रेशो, क्योंकि हमको नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी टू दैट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बताता है. टर्न्स रेशो. सिंपल 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 है ना? पक्का? ओके, हो गया. फिर फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए होता है. और आइडियल चीजें सिर्फ थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करती है, रियल लाइफ में होता ही नहीं है. अब इसका जो बोल रहा हूँ वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए आइडियल. तो फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर. तो जितना तुमने प्राइमरी पे इनपुट दिया उतना ही सेकेंडरी से आउटपुट आया. तो अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, मतलब देयर इज नो पावर लॉस, जितना इनपुट पावर था उतना ही आउटपुट पावर है. तो अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल है तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर. व्हाट इज पावर? ई आई. तो ई आई इक्वल टू ई आई. राइट. ई ई आई आई कैंसिल नहीं होता. ये इनपुट कॉइल कौन था? प्राइमरी. तो ईपी आईपी इक्वल टू ई एस आई एस. तो कैंसिल कर दिया, 1 इक्वल टू 1. और ब्रिलियंट. चलो ठीक है. ईपी बाई एस क्या है? व्हाट इज ईपी बाई एस? आई एस बाय आईपी. आई एस बाय आईपी. क्वेश्चन नंबर लेट अस से 4. तो फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4, ईपी by ES equal to NP by NS equal to IS by IP. गुड. अब ये अच्छे से देख लो क्योंकि आगे काम में आएगा. EP by ES इक्वल टू NP by NS इक्वल टू IS by IP. अब ट्रांसफॉर्मर होते हैं दो टाइप के. एक को बोलते हो स्टेप अप, एक को बोलते हो स्टेप डाउन. देयर आर two types of transformers.
पहला है स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप मतलब वोल्टेज इनपुट पे कम आ रहा है, आउटपुट पे ज्यादा चाहिए। जहां पे आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए ना, आउटपुट कॉइल कौन सा था? सेकेंडरी। तो जहां पे आपको ज्यादा चाहिए वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होने चाहिए। तो स्टेप अप के लिए सेकेंडरी के टर्न शुड बी ग्रेटर देन प्राइमरी के टर्न। तो एनएस शुड बी ग्रेटर देन, एनएस शुड बी ग्रेटर देन एनपी। तो अगर आप देख रहे हो ई पी बाय ई एस, ये क्या था? एनपी बाय, लेकिन एनपी बाय एनएस, व्हाट इज एनपी बाय एनएस? लेस देन वन। मतलब EP by ES is less than 1, मतलब EP is less than ES, मतलब ES is greater than EP। तो सेकेंडरी पे EMF ज्यादा है, प्राइमरी पे कम है। EMF मतलब वोल्टेज। तो सेकेंडरी पे वोल्टेज बढ़ गया, प्राइमरी पे जितना था इनपुट में उधर उतना ही है। इसको क्या बोलते हो? स्टेप अप। क्या बढ़ गया? वोल्टेज। कहाँ बढ़ गया? आउटपुट पे। आउटपुट मतलब कौन? सेकेंडरी। राइट। लेकिन ये जादू नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? 230 वोल्ट दिया था, 400 हो गया? ऐसा नहीं होता है। समथिंग इज कॉम्प्रोमाइज, करंट इज कॉम्प्रोमाइज। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा है। तो ये जो तुम स्टेप अप बोलते हो, ये वोल्टेज स्टेप अप है, लेकिन करंट स्टेप डाउन। देख लो ना, सब्स्टिट्यूट करो। इसलिए बोला ये पूरा याद रखना। मैंने इसलिए बोला ये पूरा याद रखना। तुमने क्या किया? एक पार्ट यूज किया, दूसरा पार्ट इक्वेशन का छोड़ दिया। दूसरा भी करो। एनपी बाय एनएस इज इक्वल टू आई एस बाय, NP by NS is less than 1, मतलब IS by IP is also less than 1। तो IS is less than IP, तो IP is greater than IS। तो current in the primary is more, right? Current in the primary is more and current in the secondary is less। लेकिन voltage in the secondary is more and voltage in the primary is less। तो voltage तो step up हो गया, but current step down हो गया। तो जब तुम स्टेप अप बोलते हो तो तुम वोल्टेज का रेफरेंस लेके स्टेप अप बोल रहे हो, ये याद रखो। तो अपने आप ऐसा वोल्टेज स्टेप अप हो गया ऐसा होता नहीं है, तो करंट को स्टेप डाउन होना पड़ेगा। गुड। यू हैव सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, दैट इज स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन, स्टेप डाउन मतलब इनपुट पे ज्यादा है और आउटपुट पे कम है। मतलब सेकेंडरी के टर्न्स प्राइमरी से कम है, बाकी सारा डायरेक्शन सेम है। तो EP बाय ES इक्वल टू NP बाय NS, लेकिन इस बार NP बाय NS इज ग्रेटर देन 1। मतलब EP बाय ES इज ग्रेटर देन 1, मतलब EP इज ग्रेटर देन ES, मतलब ES इज लेस देन EP। तो सेकेंडरी पे वोल्टेज कम है, तो उसको क्या बोलोगे? स्टेप डाउन। हाँ, लेकिन अगर वोल्टेज स्टेप डाउन हुआ तो करंट स्टेप अप होगा। तो वही सेम, NP बाय NS इक्वल टू IS बाय IP, लेकिन NP बाय NS क्या है इस बार? ग्रेटर देन 1। तो IS इज ग्रेटर देन IP। तो वोल्टेज भले ही स्टेप डाउन हो गया, लेकिन करंट स्टेप अप हो गया। है क्लियर? क्लियर। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज। AC इंपॉर्टेंट वर्ड है। AC वोल्टेज चाहिए, DC नहीं चलेगा, AC चाहिए, AC। ओके, राइट। It works on the principle of mutual induction. When the magnetic flux linked with a coil changes, EMF is induced in the same coil as well as neighboring coil. Transformer consists of two coils wound on soft iron core। Soft iron core का रोल क्या है बताने की जरूरत नहीं है, तुमको पता होना चाहिए, तुम्हारे नॉलेज के लिए है। Soft iron core basically make sure that the flux of primary is linked with secondary। Okay, right? ज़्यादा क्लियर? उसके बाद, उसके बाद हमने बेसिक बेसिक चीजें बता दी, जैसे flux linked with each coil is phi, number of turns in primary is NP, number of turns in secondary is NS, flux linked with primary phi P is NP phi, and flux linked with secondary is NS phi। तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो दोनों कॉइल्स में EMF इंड्यूस होगा। EMF इंड्यूस इन प्राइमरी EP इज माइनस d phi by P by dt, phi P इज NP phi, NP बाहर आ गया, तो EP इक्वल टू माइनस NP d phi by dt।
सिमिलरली ई एस इज माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी, दोनों को डिवाइड कर लिया तो ई पी बाई ई एस इक्वल टू एन पी बाई एन एस। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। और जो एन पी बाई एन एस इसको बोलते हैं टर्न्स रेशियो, क्योंकि वो हमको नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो बताता है। दैट्स इट। ओके, यहाँ तक क्लियर। अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मर आइडियल हो, मतलब इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, मैंने इनपुट वोल्टेज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज नहीं बोला, मैंने इनपुट करंट इक्वल टू आउटपुट करंट भी नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ इनपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। पावर इज ई आई, तो ई पी आई पी इक्वल टू ई एस आई एस, तो ई पी बाई ई एस इज आई एस बाई आई पी। लेकिन ई पी बाई ई एस क्या था, एन पी बाई एन एस, तो एन पी बाई एन एस इक्वल टू आई एस बाई आई पी आ गया। अब दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर है विच आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन secondary are greater than primary, then it is said to be step up. If the number of turns in secondary is less than primary, it is said to be step down. तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एनएस, अगर ये एनपी से ज्यादा हुआ तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मतलब आउटपुट पे वोल्टेज इनपुट के कंपेरिजन में ज्यादा आएगा। इनपुट पे 230 ही आएगा क्योंकि तुम इंडिया में रहते हो। अनलेस यू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स तो 120 वोल्ट के आसपास जो भी वो सप्लाई देते हैं वो, तो यहाँ पे 230 ही होगा इनपुट पे। तो EP by ES is NP by NS, but NP by NS is less than 1. तो EP by ES is also less than 1. तो EP is less than ES, मतलब ES is greater than EP। तो सेकेंडरी पे मतलब आउटपुट पे वोल्टेज आ गया ज्यादा। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिवाइस में यूज होता है, जैसे हैवी एसी हो गए, इंडस्ट्रियल एसी, उस केस में ज्यादा वोल्टेज लग सकता है ना। चक्की, आटा चक्की, उसमें भी बहुत हेवी मशीन होते हैं तो वहां लग सकता है। या फिर इंडस्ट्रीज में लग सकता है जहाँ पे यू हैव हेवी मशीनरी। हाउस होल्ड के केस में नॉर्मली यू विल फाइंड स्टेप डाउन। तो वोल्टेज तो स्टेप अप हो गया, लेकिन करंट क्या हो गया, स्टेप डाउन हो गया। ओके, तो सिमिलरली इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एनएस इज लेस देन एनपी, तो उस केस में यू विल फाइंड ईपी इज ग्रेटर देन ईएस। ईपी इज ग्रेटर देन ईएस, मतलब प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, इसलिए क्या बोलते हो, स्टेप डाउन। करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम हो गया तो करंट बढ़ेगा, उल्टा होता है। इफ ईपी इज ग्रेटर देन ईएस, then IP is less than IS. So that is the end of theory part of this chapter. सिर्फ एक टॉपिक जो मैंने आपको बोला, एसी जनरेटर, इसका रेलेवेंस ज्यादा एसी सर्किट्स में है। एसी वोल्टेज जनरेट कैसे करोगे, जैसे तुमने यहाँ पे दिखा तो दिया ये सोर्स ऑफ एसी है वो, लेकिन एसी वोल्टेज जनरेट कैसे किया वो तुमको लगता है एसी सर्किट्स में। दैट इज वाई वो टॉपिक मैं जानबूझ के एसी सर्किट्स के पहले लेक्चर में बताता हूँ। तो विद this is end of theory part of this chapter. So we'll start with numericals now. We'll start off with first example. Example 12.1. A coil consists of 400 turns of wire. एक coil है जिसमें total 400 टर्न है। Each turn is a square of side D equal to 20 centimeter. तो ये जो coil है ये square coil है, not circular but a square coil. आपको हर एक टर्न को बता दिया स्क्वायर है, उसका साइड बता दिया 20, तुमको एरिया मिल जाएगा डी स्क्वायर, मतलब 20 इंटू 20, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो जो कॉइल था उसको परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसको तुमने टर्न ऑन कर दिया, चालू कर दिया, मतलब पहले बंद। तो व्हाट वाज इनिशियल फील्ड, 0। ओके, इफ द फील्ड चेंजेस लिनियरली फ्रॉम 0 टू 0.5 टेस्ला, तो इनिशियल फील्ड 0 है, फाइनल फील्ड कितना है, 0.5 टेस्ला इन 0.8 सेकेंड, डेल्टा टी इज 0.8। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हाइल द फील्ड इज चेंजिंग। तो जब ये फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और आपको पूछा है कि वो ईएमएफ इंड्यूस कितना है। तो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज गिवन टू अस। तो एक एक चीज अच्छे से समझ लेना। 400 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स आर 400, डी इज 20 सेंटीमीटर, तो ए इक्वल टू डी स्क्वेयर, मतलब ए इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज 10 टू माइनस 4 मीटर स्क्वेयर, तो 400 इंटू 10 टू माइनस 4, मतलब 4 इंटू 10 टू माइनस 2 मीटर स्क्वेयर। ये आगे आपके पास एरिया, लगा तो यूज करेंगे, नहीं लगा तो नहीं यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। इनिशियल फील्ड कितना दिया हुआ है, 0। फाइनल फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0.5 टेस्ला, और 0 से 0.5 कितने टाइम में हुआ, डेल्टा टी इक्वल टू
0.8 सेकेंड। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड बोला है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ? मॉड ऑफ डी फाइव बाई डी टी, क्योंकि तुमको मैग्नीट्यूड पूछा था इसके। चलो ठीक है, सिर्फ डी फाइव बाई डी टी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो E इक्वल टू डी फाइव मतलब फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन डी टी, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स बी टू ए माइनस बी वन ए, और मैंने कॉस थीटा नहीं लिखा क्योंकि परपेंडिकुलर बता दिया था, फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, तो एंगल इज जीरो। तो E इक्वल टू ए आ गया बाहर, बी टू माइनस बी वन अपॉन डी टी, डी टी मतलब डेल्टा टी जो भी तुमने लिखा होगा, या डी टी है। ओके, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन में आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। E इक्वल टू ए, व्हाट इज ए? 10 raised to minus 2. What is B2? 0.5. B1 is 0, or this is 0.8. Okay. 0.5 into 4. 2 upon 0.8 into 10 raised to minus 2. एक काम करो ना, 2 by 8, 1 by 4 और 10 raised to minus 1 है ना। ये 0.8 मतलब 8 into 10 raised to minus 1 था कि नहीं? ऊपर 10 raised to minus 2, नीचे -1, तो 1 by 4 है 0.25 into 10 raised to minus 1, तो 0.025 बराबर। नहीं, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई नहीं किया। वेरी गुड, आंसर आएगा 10। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं वही देख रहा था, ये सिंगल टर्न, कोई बात नहीं, ये बोल देंगे सिंगल टर्न के साथ है, तो क्या फर्क पड़ता है। सो दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड विद वन टर्न, सिंगल टर्न। तो देयरफॉर टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इज, वेरी गुड, ई टोटल इज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू ई। तो 400, तो वो तो और भी अच्छा काम है हमारे लिए। ये भी मत लिखो, इसको लिखो ही मत ऐसा, मेक इट 1/40 चलेगा। यस, क्योंकि ये 1/40 हो गया, आंसर इज 10 वोल्ट। नाउ इट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने से बहुत डिफिकल्ट लगता है, राइट? क्योंकि डायग्राम दिया ही ऐसा है कि हम लोग डर जाए, लेकिन डरना नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। अलोंग सोलेनॉइड एस, ये जो बाहर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो लॉन्ग सोलेनॉइड है एस। एज शोन इन फिगर हैज 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो हर एक सेंटीमीटर में 200 टर्न्स है। एंड कैरीज अ करंट आई ऑफ 1.4 एम्पियर। तो ये जो आपको प्लस डॉट दिख रहा है वो प्लस डॉट नहीं है, वो क्रॉस और डॉट है। क्रॉस मतलब करंट गोज इनसाइड, डॉट मतलब कम्स आउटसाइड। तो यहाँ से अंदर गया, ऊपर से बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया, ऐसा उसका मतलब है। ओके, देन द डायमीटर डी ऑफ द सोलेनॉइड इज 3 सेंटीमीटर। तो जो ये सोलेनॉइड है इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर का है। और कॉइल सी, देयर इज अ कॉइल सी हैविंग 100 टर्न्स, यहाँ पे टर्न्स पर सेंटीमीटर पर मीटर नहीं बोला है, सिर्फ बोला है 100 टर्न्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 100, राइट? एंड डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर होना भी चाहिए, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर है तो अंदर का जो कॉइल है उसका डायमीटर कम होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है। इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। वेरी गुड, क्योंकि जो करंट तुम सोलेनॉइड से पास करोगे वो मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई कहाँ डेवलप करेगा? सेंटर पे। तो ये जो कॉइल है वो किसके फील्ड में है? सोलेनॉइड के फील्ड में है। द करंट इन द सोलेनॉइड इज डिक्रीज स्टेडीली टू जीरो इन 20 मिलीसेकेंड। तो 1.4 से डायरेक्ट कर दिया जीरो, कितने टाइम में? 20 मिली सेकेंड्स में। करंट चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, वो फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है? कॉइल के साथ। तो कॉइल में क्या इंड्यूस होगा? करंट मतलब ईएमएफ। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल सी व्हेन द करंट इन द सोलेनॉइड इज चेंजिंग। तो ऐसा क्वेश्चन है। तो मैंने जैसे बताया, क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट दिखता है उतना है नहीं। गुड, तो क्या क्या दिया है वो समझ लो। सबसे पहले आपको कंफ्यूजन नहीं हो, सिर्फ इसके लिए मैं गिवन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। एक है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का काम है फील्ड प्रोड्यूस करना, फ्लक्स प्रोड्यूस करना, बराबर। सोलेनॉइड का क्या क्या पैरामीटर है? नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन, 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, टर्न्स पर सेंटीमीटर।
मतलब 200/10⁻², टर्न्स पर मीटर, मतलब 2 × 10⁻⁴ टर्न्स पर मीटर। 1 मीटर में 10 नहीं 20,000 टर्न्स, 20,000 टर्न्स होता है पर मीटर। ओके। आगे क्या बोला है? आगे बोला है इसमें करंट कितना है, कितना करंट है? 1.4। ये इनिशियल करंट है, ये फाइनल तो जीरो होने वाला है। बोला है ना फाइनल जीरो। कितने टाइम में? 20 मिली सेकेंड्स में, मतलब 10 मतलब 2 × 10⁻²। ओके, सही है। गुड। अभी जो ये जो सोलेनोइड है इसका डायमीटर कैपिटल डी बोल देते हैं, कितना है? 3 सेंटीमीटर। ओके। इसके बाद आ जाते हैं कॉइल पे। कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100। ये स्मॉल एन था, हाँ, भूलना मत। बराबर। और जो कॉइल का डायमीटर उसको डी बोल देते हैं, कितना है? 2 सेंटीमीटर। लगा तो यूज करेंगे, नहीं तो देखते हैं जो होगा वो। हो गया। कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, किसमें? कॉइल में। तो फाइंड फाइंड करना है सिर्फ कॉइल का क्या फाइंड करना है? ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला दैट यू विल बी यूजिंग? E इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। व्हाट इज फाइव? नहीं नहीं, बीए नहीं, वो तो ठीक है, जो भी बीए वगैरह तुम बोल रहे हो ठीक है। व्हाट इज फ्लक्स? ये फ्लक्स किसने प्रोड्यूस किया वो पूछ रहा हूँ। सोलेनोइड ने, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, फिर तुम अभी बी ए बोल दो तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए किसका होगा? कॉइल का। ये किसका होगा? कॉइल का। बराबर। फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज चेंजिंग, ईएमएफ लिंक विद द कॉइल। तो एरिया कॉइल का है, तो एरिया कांस्टेंट है, डीबी बाई डी। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। हाँ, तो ये क्या होता है याद है क्या? म्यू 0 एन आई। ये एन किसका है? सोलेनोइड का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये म्यू 0 एन ए डी आई बाई डी टी, तो बन गया फॉर्मूला। तो गड़बड़ बिल्कुल करना नहीं, क्योंकि गड़बड़ की तो आंसर गलत। आंसर गलत। तो अच्छे से समझ लेना। ई ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। म्यू 0 तो वैसे भी कांस्टेंट था। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड जनरेट करता है। एरिया कॉइल का। कॉइल कंफ्यूजन हो तो CSC ऐसा लिख देंगे, DIS सोलेनोइड अपॉन DT। ओके, वो आप खुद के लिए लिखो, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, क्योंकि आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी मैथ्स हियर। ओके। व्हाट इज DI? आई फाइनल माइनस आई इनिशियल। आई फाइनल माइनस आई इनिशियल। फाइनल करंट कितना है? तो इसलिए मैं बाहर माइनस लगाऊंगा, क्योंकि वो माइनस होगा ना अंदर। ये 0 है, ये 1.4 है, तो क्या होगा? माइनस। तो इसके लिए मैं पहले से माइनस लगा देता हूँ यहाँ पे। गुड। तो E इक्वल टू -4 पाई × 10⁻⁻⁷ ये कितना था? 2 × 10⁻⁴ एरिया आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर, व्हाट इज आर? 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻। ओके, तो पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आई फाइनल? 0। 1.4। हाउ मच ऑफ द टाइम? 2 × 10⁻⁻²। ओके, गुड। तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस गया। 4 पाई × पाई, पाई स्क्वायर। 10⁻⁻⁷ और +4, तो 10⁻⁻3। ये 2 और ये टू न्यूमरेटर में, ये 2 डिनोमिनेटर में, तो क्या हो गया? कैंसल। आर की वैल्यू कितनी थी? 10⁻⁻²। उसको क्या करोगे? स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है? 1.4। और नीचे क्या है? 10⁻। बराबर है सब? ऑल गुड। देख लो एक बार, टेक योर टाइम बट डू नॉट मेक अ मिस्टेक हियर। सही है। ये 10⁻² का स्क्वायर और नीचे 10⁻²। 10⁻² कैंसल, तो क्या बचा? और माइनस, -5, -5 और 4 स्क्वायर इज 10। तो 10⁻⁴। 4 × 1.4, 5.6। तो क्या आया?
5.6 इंटू 10 तो कितना आना चाहिए? 0.56 इंटू 10 मतलब 0.56 मिली वोल्ट, ऐसा आना चाहिए। देखते हैं क्या है। सब सही रहा तो ठीक। इधर तो 12.43 है। 12.43, 12.43 कहाँ से आया? टेक्स्ट बुक है किसी के पास? नहीं। एक मिनट। विच मीन्स दैट वी हैव मेड सम मिस्टेक, तो लेट अस चेक। या तो फिर हमारी गलती है तो उनकी गलती, एक तो गलती मिल जाएगी आज। ओके। नंबर सही है ना? और दोनों में से कोई तो गलत है ना, या टेक्स्ट बुक में गलत है या हमारा गलत हो गया। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो सोलेनॉइड के थे, ये करेक्ट है। दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज राइट, नो प्रॉब्लम। इनिशियल करंट इज नो प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। 20 मिली सेकेंड इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज करेक्ट। डायमीटर ये सोलेनॉइड का है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। नंबर ऑफ टर्न्स, फिर वही बात हो गई, 100 से तो मल्टीप्लाई हम किए नहीं, फिर भी आंसर सही नहीं आएगा करोगे तो भी, क्योंकि 0.56 10⁻³ था, तो क्या होगा मैक्सिमम 10⁻। हाँ, तो वो तो कर लेंगे बाद में मल्टीप्लाई, वो करेंगे। तो हमने नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना बाकी है, ये एक चीज वो कर लेंगे, वो हम लोग कर लेंगे। गुड। डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, रेडियस 1 आ जाएगा, ठीक है, वो भी ठीक है। 1 सेंटीमीटर 10⁻² हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके। तो एरिया, एरिया डी इज म्यू 0 एन आई एन, ये सोलेनोइड का पैरामीटर है। ओके। हम्म। डी ए d∅dt, फ्लक्स प्राइमरी का, फ्लक्स सोलेनोइड का था ना? फ्लक्स किसका था? सोलेनोइड का। तो एरिया किसका लेना चाहिए? सोलेनोइड का। इधर हुई गलती, तो इधर जो है ना, ये हमारी हो गई गलती। हाँ, क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं कि फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी, वो तो सही है, लेकिन फ्लक्स है किसका? सोलेनोइड का है। तो देख लेते हैं, घाई मत करो, लेट अस चेक। तो जो रेडियस आएगा ना, ये 1.5 इंटू 10⁻², तो रेडियस विल बी 1.5 इंटू 10⁻²। अभी देखते हैं चेक करके, ठीक है। और जो एक गलती और की थी हमने, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई किया था क्या? नहीं, तो वो आखिरी में कर देंगे अब, ठीक है। इसको फिलहाल साइड में रखो, विल सी व्हाट इज टू बी डन, बाद में देखते हैं। गुड। तो सिर्फ आर की वैल्यू चेंज करके देखो। अब ये जो आर है, ये हमने यहाँ पे लिखा था ना, 10⁻²। इसको 1.5 इंटू 10⁻², 1.5 इंटू 10⁻²। ओके, सही है, बाकी सब ठीक। चेक कर लो, बाद में ही गड़बड़ चाहिए, सब ठीक। ओके। तो 10⁻³ ये 10⁻², 10⁻5 और π² 10⁻⁴, वो ठीक। 4 इंटू 1.4, 5.6, ये भी ओके। ओके। सिर्फ 1.5 का स्क्वायर कितना? 2.25, यस, 2.25। तो अभी आ जाएगा आपका आंसर, आना चाहिए वैसे, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। 5.6 इंटू 2.25, 12.6, तो 12.43। हाँ, बराबर है ना? हमारा 12.6 भी हो रहा है, तो हमने अप्रोक्सीमेट। 5² is not 10 actually, it is 9.85। Okay, very good। तो 12.6 इंटू 10⁻⁻⁴, ये था ईएमएफ फॉर 1 टर्न। तो therefore total EMF is E total equal to N into E, N is 100 into 12.6 into 10 raised to, ओके, ओके, यस। तो क्या आ गया? 12.6 इंटू 10⁻² वोल्ट, मतलब 1.26 इंटू 10⁻³ मतलब 1.26 मिली वोल्ट। उनका 1.243 है, हमारा 1.26, एक्सेप्टेबल है, चलता है।